हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम मैट्रिक्स का पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाता, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो वीडियो वहीं पे ही कट हो गई थी। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा वो बस एंड में ही जाके कट होगी। एंड आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैट्रिक्स का दोनों कर लिया होगा। एंड लेट्स बिगिन विद पार्ट 3। तो पार्ट 3 में सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज़ जर्नली एक मैट्रिक्स है नॉर्मली। अगर हमने मैट्रिक्स लिया MN, ठीक है, एंड अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं जो कि होगा A' या A की पावर पे D होगा, ठीक है। और हमारे पास लिखा हुआ है ABCLMNUVW, ठीक है। एंड अगर हमें उसका ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा, जो भी रोज़ होंगी वो हमारी कॉलम्स बन जाएंगी, और जो कॉलम्स होंगी बेसिकली वो एक रोज़ बन जाएंगी। तो आप किसी भी एक चीज़ के अलॉन्ग इसे ले सकते हो। जैसे मैंने ABC लिया, ये मेरी रो थी, एंड मेरे A' पे जाते ही मेरी कॉलम बन गई। तो ये ABC एज अ कॉलम अगर देख रहे हो, ये ऐसे थी, ये वैसे होगी। एलिमेंट रो थी, यहाँ के कॉलम होगी। UVW रो थी एंड वो इधर आके कॉलम होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ABC और LMN ये भी रो थी, एंड ABC जैसे यहाँ पे आके कॉलम हो गया। एलिमेंट रो थी तो यहाँ के कॉलम हो गया। तो क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, 3 × 3, मतलब इसमें रोज़ और कॉलम सेम होते हैं। तो इसका ट्रांसपोज में भी 3 × 3 होंगे। अब जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, 2 × 3 है, ठीक है। तो इसके ट्रांसपोज पे ये 3 × 2 बन जाता है। आई होप मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, एंड उसके अंदर लाइक कोई ना कोई एक ज़्यादा होता है, एक कम होता है। इस अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। नाउ हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, अगर मैंने A का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दिया, यानी जैसे ये A' था, इसका जो ट्रांसपोज था, मैं अगेन इसका ट्रांसपोज करूँगी, बेसिकली ये A ही तो बन जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैंने लिया A ± B का होल ट्रांसपोज, तो वो A का ट्रांसपोज प्लस माइनस वो B का ट्रांसपोज बन जाएगा। अगर मैंने AB का ट्रांसपोज लिया तो वो B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज बन जाएगा, यानी AB लिखा हुआ है तो B पहले आगे आ जाएगा एंड A बाद में आ जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है BA का ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज फिर B ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो होती है ना, वो ध्यान रखा करो कैसे होती हैं। अब जैसे ABCD है, इसमें भी सेम यही चीज़ है। ये पीछे से आगे होएगा, यानी D फिर C फिर B और A, मतलब सभी का ट्रांसपोज। अगर मैंने A का डिटरमिनेंट लिया तो बेसिकली वो हमें उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट देगा। अगर मैंने A की पावर का ट्रांसपोज लिया तो अगर मैं K बाहर निकाल दूँगी और A का ट्रांसपोज करूँगी तो दे आर वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। या तो मैं K को अंदर ले जाके दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज ले लूँ, या मैं K को बाद में मल्टीप्लाई करके A का ट्रांसपोज ले लूँ। बात तो वही होगी ना, दोनों की सेम ही होगी। ओके, आई होप आपको ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबकी प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट होगी अगर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन इज़ symmetric matrix only in a square matrix. Before continuing further, I would really request you to please like and subscribe to my channel if you really like my videos. अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर किया करो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो, और मुझे बताया भी करो कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू देयर ओनली, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और A' किसके बराबर होगा, A के, तो देन A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हमारा ट्रांसपोज जो उसी A मैट्रिक्स के बराबर होगा तो इट इज़ नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे AIJ, उसको मैंने किसके इक्वल रखा, AJI के, ठीक है।
तो जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ वे ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज़ n इंटू n माइनस वन। तो कितने अलग अलग एंट्रीज हो सकती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, दैट इज़ n इंटू n प्लस वन बाई टू। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसपोज होता है और जो पूरा मैट्रिक्स होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी जैसे हम ले लिया ए आई जे और ए जे आई सेम होते हैं। पहले रो कॉलम है, फिर दूसरे में कॉलम रो है, मीन्स जो कॉलम होती है वो रो बन जाती है। तो वही चीज़ है। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अगर ए डैश ये रहा और हमारा कुछ भी करके ए डैश ए के बराबर आ रहा है तो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारा ए डैश के तो बराबर होता है, लेकिन जो हमारा ए डैश होता है वो किसके इक्वल होएगा, उसी अब मैट्रिक्स के, लेकिन उसके नेगेटिव साइन पे। ये इसकी कंडीशन है। तो जैसे ए आई जे किसके इक्वल था, ए जे आई के, यहाँ पे मतलब वो पॉजिटिव के इक्वल था, यहाँ वो नेगेटिव के इक्वल है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए आई जे माइनस ए जे आई का जो सम, जो मतलब इनको सब ट्रैक करेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगा। एंड इनका जो सम होएगा, इनका सम ज़ीरो के बराबर आएगा स्क्रू सिमेट्रिक का, एंड इनका डिफरेंस ज़ीरो के बराबर आएगा। तो ये अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एट द एंड यहाँ पे आके कंक्लूड करते हो, तो वहीं से ही हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू सिमेट्रिक इज ज़ीरो। यानी यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं स्क्रू सिमेट्रिक के वो क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। डायगोनली दीज थ्री आर इक्वल टू ज़ीरो। ऑल राइट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे अगर A11 है तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ यानी वो उसका नेगेटिव के इक्वल होगा, तब भी हम ये चीज़ कह सकते हैं। जैसे A22 है तो माइनस A22 लिखूँगी तब भी वो स्क्रू सिमेट्रिक है, बिकॉज वो यहाँ पे इसी चीज़ को ही तो फॉलो अप कर रहा है ना। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्रू मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो। यानी अगर मैं देखूँ इनका जो डिटरमिनेंट होता है ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये किसके बराबर होता है, ज़ीरो। ये इसके आ गया। ठीक है, जैसे कि और अगर ज़ीरो ए माइनस बी ले लिया, माइनस ए ज़ीरो सी बी माइनस सी ज़ीरो ले लिया, और मैंने इसका ए डैश किया तो ज़ीरो ए माइनस बी हो गया, माइनस ए ज़ीरो सी बी माइनस सी ज़ीरो। ए और उसका ए डैश करने पे सेम ही आ रहा है, सेम ही मिल रहा है, बट आगे साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो ये वाला और ये वाला देखो ये एक दूसरे के नेगेटिव है, सो इट इज़ अ स्क्रू सिमेट्रिक। ये और ये देखो एक दूसरे के नेगेटिव मतलब अपोजिट साइन है। एंड जो ये वाला है उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, जो ये वाला है इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहा है। और डायगनली आपका क्या आ रहा है, ज़ीरो जा रहा है, और ये वाले जो इधर के हैं वो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव जा रहा है। ए का जो आ रहा है ए डैश में वही आ रहा है, बट आगे साइन नेगेटिव का आ रहा है, सो इट इज़ अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑल राइट, चलो। और अगर ऑड ऑर्डर स्क्रू सिमेट्रिक है तो ज़ीरो, और अगर इवन होगा तो परफेक्ट स्क्वायर में ये जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके एग्जांपल देख लो कि जैसे अगर मेरे पास है ए इज़ इक्वल्स टू 0 2 1 -2 0 -5 -1 5 0 3 इंटू 3 है। ठीक है, एंड ए का अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो किसके इक्वल है, वो ज़ीरो के इक्वल है। किसके इक्वल है, ज़ीरो के। अब ऑड स्क्रू मैट्रिक्स में वो क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यानी -2 इंटू -5 +1, फिर -10 -0 इज इक्वल्स टू +10 -10 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स बेसिकली क्या होगा, जब भी आप इनका डिटरमिनेंट लोगे ना, आपके पास ऑड ऑर्डर स्क्रू मैट्रिक्स है। अब इसका आपने डिटरमिनेंट लिया, ये ऑड थे, इसका डिटरमिनेंट लिया किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के, और ये क्या था, इवन था स्क्रू, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है। तो ये वो चीज़ है, ये यहाँ पे ऑड के बारे में बताया हुआ है, ये इवन के बारे में बताया हुआ है, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। द पेयर ऑफ अ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बेसिकली ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए। ठीक है, एंड बाकी तो ये इक्वल होते हैं, चाहे उसका ट्रांसपोज ही क्यों ना हो। ट्रांसपोज और वो एलिमेंट खुद दोनों बराबर ही होते हैं, मीन्स दोनों इक्वल होते हैं, बट एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के।
कन्वर्स इज नॉट इक्वल्स टू डायगनल 0 0 0। अगर हम इसका कन्वर्स देखेंगे यानी इसके अपोजिट देखेंगे तो वो जो 0 0 0 के इक्वल नहीं होता। सो इट इज़ अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलो आगे देखते हैं। A is a symmetric as well as a skew symmetric matrix, then A is a null matrix। ये पॉइंट याद करने वाला है कि अगर A आपका सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो बेसिकली आपका एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका सम मतलब देखा जाए तो किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के। जो स्क्यू मैट्रिक्स है वो भी हो सकते हैं, मीन्स जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या यही मिलेगा? यस, मतलब ज़ीरो क्या आएगा ना, तो ज़ीरो को हम नल मैट्रिक्स में काउंट करते हैं। आगे है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 विच कैन एंट्री 0 और 1, हाउ मेनी दीज आर सिमेट्रिक। ओके, तो इनमें से कितनी कितनी चीज़ें सिमेट्रिक हैं, तो इन्होंने हमें दिया है 3×3। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ABC कुछ भी ऐसे करके यहाँ पे तीनों लिख सकते हो। अब इन्होंने बोला है कि ऐसे नंबर ऑफ़ पॉसिबल मैट्रिक्स निकालो 3×3 के जो कि 0 और 1 देगा हमें, हाउ मैनी दीज आर सिमेट्रिक। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सिमेट्रिक है। तो जैसे इधर की जो टोटल सिमेट्रिक रहेगी 3 ये 3 ये 3 ये, तो इट इज़ बेसिकली 3×3। अभी हमें पता लगेगी ये, यहाँ से हम इसे कंक्लूड कर पाएंगे। देखो अभी तो टोटल में क्या है, टोटल ये कितनी है, 3×3 9 है, तो टोटल सिमेट्रिक 2⁻9 होगी, ऐसे हमने सेट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट अभी क्या चीज़ है यहाँ पे कि इधर देखा जाए कि ये इन दोनों को एंड इन दोनों को, बाकी ये तीन हमारे क्या होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ज़ीरो हो या ये सेम हो। ठीक है, ऐसे होते हैं ना। एंड जो बाकी के एक दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 और 1 के केस में निकालना। तो ये बेसिकली अगर यहाँ पे 2⁻9 बन रहा है तो ये 2⁻6 बनेगा अलग से। और 1 कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पे आप देखो 3 बारी आ रहा है। 2 कितनी बारी आ रहा है, 6 टाइम, 3 बारी ये और ये। ठीक है, 2⁻6 हो गया। तो ये यहाँ का इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है। तो जिसका भी पूछा जाए आप उसका यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे भी हम आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और ए डैश का जो सम होगा वो हमें बताना है, A-A' का और A डैश का। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नॉर्मल, तो वो दोनों चीज़ें बतानी है। तो देखो जैसे हमने फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट में है कि A+, ये आप याद रख लेना, ये ट्रांसपोज में याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर A का ट्रांसपोज लेके हम उसकी कोई भी पावर लिख दें या हम पहले A की पावर पे कुछ भी लिख के फिर उसका ट्रांसपोज करें तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A+A', उसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, मान लो हमने B के इक्वल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे दोनों तरफ। तो B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो एक क्या हो जाएगा हमारा, B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस A के इक्वल आ जाएगा। एंड वहाँ से हम क्या कर देंगे, ए को पहले लिख लेते हैं एंड ए के ट्रांसपोज को बाद में लिख लेते हैं। और हमने ये बोला कि हमें दे रखा था कि A+A का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, वो हमारा B के इक्वल है। तो यहाँ से B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, B के। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम यही चीज़ करनी है यहाँ पे। वो क्या हो रहा है, एक उसका नेगेटिव आ रहा है यानी एडिटिव इन्वर्स बन रहा है, तो स्क्वायर सिमेट्रिक हो गया। सेम इधर भी हम उसको मान लो B लेट कर लेंगे, फिर ट्रांसपोज करके फिर नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में। एक समझा दिया, दो ट्राई कर लेना। सॉल्यूशन इज़ गिवन। नोट क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम और अ डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होता है कि जो सारे के सारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सम और डिफरेंस, स्क्यू और सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा A+A'/2 जो होता है वो हमारा सिमेट्रिक होएगा। A-A'/2 ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स के इक्वल होता है। A'
तो ये भी वही चीज़ है, ये सम में ले लिया, एक बार इसको डिफरेंस में ले लिया। ओके आगे देखते हैं। आगे है जैसे कि ए हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए की पावर एन हमें बताना है। तो ए डैश अगर हमारा ए के इक्वल होता है एंड हम बी, और हमें फाइंड आउट तो ये करना है, ये तो हमें इसका पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पता है, बट ए की पावर एन किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। अगर मैंने दोनों की तरफ ट्रांसपोज ले लिया तो ए डैश की पावर एन इज़ इक्वल्स टू ए की पावर एन। तो यहाँ से मैंने कह दिया बी डैश किसके इक्वल आ गए, ए की पावर एन के इक्वल आ गई, वही जो ट्रांसपोज का भी मैंने आपको बताया था, दोनों इक्वल होते हैं। एंड ए की पावर एन को हमने किसके इक्वल लेट किया था, बी के, तो एक ये यहाँ से इसके इक्वल आ गया। मतलब वही चीज़ें हैं जो जैसा हमने इन तीनों में यूज़ किया ना, वही चीज़ें हमने यहाँ पे भी करनी है। सेम इस भी क्वेश्चन में हमने यही लॉजिक यूज़ करना है कि स्क्रू सिमेट्रिक क्या कहता है कि जो हमारा ए होता है उसको हम या तो मतलब माइनस आप इधर लिखो, तो बेसिकली आप ए डैश को क्या कर लेते हो, माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। अब आपको क्या निकालना था, ए की पावर एन निकालनी है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो बी इज़ इक्वल्स टू ए की पावर एन लिखा एंड दोनों तरफ आपने ट्रांसपोज लिया, तो आपने ये चीज़ लिख दी कि अगर बी डैश किसके इक्वल है, ए की पावर एन की पावर के ट्रांसपोज की या ए डैश की पावर एन पे, तो ये इक्वल है। फिर बी डैश यहाँ से क्या है, बी डैश यहाँ से है माइनस ऑफ ए की पावर किसके, एन के इक्वल है। बी डैश यहाँ से किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए की पावर एन के इक्वल हो गए, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, स्क्रू सिमेट्रिक चाहिए ना, तो वो तो फिर ए डैश हमने यहाँ से इसकी बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। फिर हमने ये बोला है कि अगर एन की पावर ओड है तो वो हमें एक स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। क्यों, क्योंकि वो ओड है, तो और अगर पावर ओड है और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में आता है। अगर पावर इवन है, यहाँ नेगेटिव का साइन है, तो सारे नेगेटिव साइन कट जाते हैं, तो वो ये यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है और यहाँ पे ये स्क्रू सिमेट्रिक बन जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेम ऐसा एक और क्वेश्चन है जिसमें ए बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है एंड ए बी प्लस बी ए का सम पूछा हुआ है और ए बी माइनस बी ए का सम पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ए डैश है वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, बी डैश बी के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल है, सी के। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया एंड फिर जो हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ थी क्या थी कि ए बी का अगर ट्रांसपोज ले लिया तो हम उससे पहले बी डैश फिर ए डैश लिखेंगे, वही हमने दोनों में अप्लाई किया। फिर हमने क्या किया कि जो बी डैश ए प्लस ए डैश बी था, फिर हमने फिर से उसको क्या कर दिया, फिर से सिंप्लीफाई करके बी ए प्लस ए बी लिखा। अब मैंने बी ए प्लस ए बी को क्या किया, मतलब ए बी पहले मैंने आगे लिख दिया और बी ए फिर मैंने पीछे लिख दिया। बी डैश ए डैश को सॉल्व करने के बाद हमारे पास बी ए आया, प्लस में ए और फिर सी ए एंड बी आया, सारे ट्रांसपोज हट गए। देन हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जो ए ट्रांसपोज था वो हमें ए के इक्वल दे रखा था, तो यहाँ पुट कर दिया, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल दे रखा था, यहाँ पुट कर दिया एंड फिर वो ऐसे बन गया बी ए प्लस ए बी। फिर मैंने इस ए बी को उठा के पहले लिखा है और बी ए को फिर यहाँ पे बाद में कर लिया। कि ये मत समझ लेना मैंने बी ए को घुमा के ऐसे कर दिया और ए बी को घुमा के ऐसे कर दिया, नहीं, मैंने ए बी को आगे लिख दिया, बी ए को पीछे कर दिया, ठीक है। और हमें पता ही था कि ए बी प्लस बी ए हमने सी के इक्वल मानता था, तो सी डैश हमारे यहाँ पे सी के इक्वल आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सेम आपने ऐसे ए बी माइनस बी ए के साथ करना है, उसे भी ऐसे सॉल्व करना है सिमिलरली एंड देख लेना स्क्रू आएगा या सिमेट्रिक आएगा या नहीं आएगा। लेट्स मूव फर्दर। अब आगे क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर मैं पहले भी फॉर्मूला आया था, तब भी मैंने आपको बताया था ये। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, यानी जितने हमारे पास डायगनली बच जाते हैं, जैसे एन स्क्वायर माइनस एन, जैसे हमने इस पे एक पार्ट 1 में भी किया था, एक ग्रिड दे रखी थी, उसके बेसिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हमने उस क्वेश्चन पे किया था। जैसे अगर हमारे पास पूरा एन स्क्वायर है, डायगनल वाला हिस्सा उसमें से माइनस कर दो, एन स्क्वायर में से माइनस किया, एन बाई टू किया, वो हाफ हिस्सा आया, यानी हमने जो हमारे पास हाफ पार्ट आया है उसमें हमने बेसिकली क्या करना है, डायगनल वाला ही ऐड करना है। तो उतना जो हम पार्ट ऐड कर देंगे वो हमारा एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू बन जाएगा। अगर हमें स्क्रूज के मैट्रिक्स पता करना है तो 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस 1,
ठीक है, फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, फिर एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व कर लेना। एक पॉइंट था, क्या है पॉइंट? नल मैट्रिक्स ओनली मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक बोथ, दोनों ही होता है ये। एक्स वाई क्या है? नॉन ज़ीरो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें डायगनल ज़ीरो के इक्वल होता है, और जो नॉन ज़ीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसमें डायगनल ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि जो नॉन ज़ीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें जो डायगनल ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, जो स्क्रू सिमेट्रिक होता है उसके अंदर डायगनल ज़ीरो के इक्वल होता है। शायद ऊपर नोट्स में हमने गलत लिखी हुई थी ये पॉइंट, मैंने शायद दोनों में इक्वल रख रखा था, बट ये चीज़ है, वो बाय मिस्टेक लिख दिया होगा एंड मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बट मुझे अब बताते हुए अब याद आया है कि शायद हमने वो चीज़ गलत लिख दी है। तो आप अगर गलत लिखी है तो करेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर ओके। देखो अब आगे क्या दे रखे हैं, x की पावर 44 प्लस y की पावर 44। अब हमें क्या दे रखे हैं, इसे भी हमें जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं ऊपर के, इसे भी हमें एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जैसे सॉल्यूशन दे रखा है इसका नीचे ही, ऐसे इन क्वेश्चंस को भी आप खुद सॉल्व कर लेना। सॉल्यूशन आपके सामने है, एक एक बार इनको सॉल्व करके देखना और फिर देख लेना कौन सा स्क्रू है, कौन सा नॉर्मल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे ए प्लस ए डैश क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड जो ए माइनस ए डैश है वो आपका क्या है? स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये दोनों वही चीज़ है जो हमने ऊपर लिख रखी है। फिर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों को ऐड करेंगे, सिमेट्रिक ही मिलेगा। स्क्रू और स्क्रू को ऐड करेंगे तो स्क्रू ही मिलेगा। और ये एक फॉर्म में लिख रखे हैं कि ये एक पर्टिकुलरली इतना हिस्सा स्क्रू है, ये ये सिमेट्रिक है, ये स्क्रू सिमेट्रिक है, ये प्लस माइनस दोनों के केस में ये चीज़ें बता रखी हैं, ये पॉइंटर्स, ये सब वही है, तो इसे भी याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब ये बेसिकली वही है, ये दोबारा लिखा हुआ है एंड एक अलग मतलब स्टाइल में से यहाँ पे लिखा हुआ है, बट है वही चीज़ें ये सारी, ठीक है। तो आप इसे खुद से रीड कर सकते हो एक बारी। इसका क्वेश्चन देखना चाहो तो एक बार देख लो। क्वेश्चन में है इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन एंड n इंटू एम रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b डैश a डैश की पावर a डैश यानी a डैश की पावर, मतलब इसे आप चाहे ट्रांसपोज भी बोल लो, चाहे हम इसे ए डैश भी बोले, मतलब वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये बेसिकली ए के इक्वल हो जाएगा, तो ए इंटू बी की पावर डैश, और हमें दे रखा है कि ए का मैट्रिक्स एम एन है, हमने ए का मैट्रिक्स एम एन यहाँ लिख दिया, और बी का मैट्रिक्स अगर एन एम है तो बी डैश का मैट्रिक्स क्या होगा? एम इंटू एन होगा, एम इंटू एन लिख दिया। अब बी डैश ए को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब हमारा एन किसके इक्वल आ जाए? एम के इक्वल आ जाए। बट देखो यहाँ एक जगह ये एन दे रखा है, ये एम दे रखा है, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं आपस में? नहीं, क्योंकि एम तो ये रहा इसका, एन ये रहा, एम ये रहा, एन ये रहा। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं दे रखे हमें, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है। ये n है, ये m, अगर यहाँ पे m होता और यहाँ n होता फिर तो ये होता डिफाइन, नाउ दिस इज़ नॉट डिफाइन। ओके, सो अब हमारे पास कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं फटाफट। p दे रखा है हमें √3/2, 1/2, -1/2, √3/2। a दे रखा है हमारे पास 1101। q दे रखा है हमें p a p डैश और p डैश q 2005p, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ दे रखी है। अब हमने क्या करना है, जो q की पावर 2005 दे रखा है उसको हम उतने टाइम्स लिख देंगे, q की पावर 1, फिर मतलब ऐसे से q को इतनी बार लिख देंगे। अब हमें क्वेश्चन में q इसके इक्वल दे रखा है, तो हमने q की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर ली है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, p डैश p a p डैश, और ये p तो था, ये तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लायर हो, तो हम p तो सभी पे लगाएंगे ना। आई गेटिंग मी? ये एक p डैश, एक ये था, ये इधर था ना, ये ऐसे था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी आपस में इधर मल्टीप्लाई होंगे। अब ये p डैश p a p डैश इधर से p, सेम ही होता होता कहाँ तक जाएगा, a की पावर 2005 तक जाएगा। फिर हम उसमें से क्या चीज़ बोलेंगे कि अगर हमारा p ये है और इसका p डैश ये होगा, ठीक है,
एंड क्योंकि इसमें से क्या आ रहा था, सभी में एक चीज़ थी, पी पी डैश पी पी डैश पी पी डैश पी पी डैश, तो ये तब तक चलता हुआ था। फिर हमने सोचा कि चलो इनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है, जो हमने लेक्चर 2 में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ था जिसमें से बी सी सभी में आ रहा था, तो हमने बी सी लेके चले थे। अब पी और पी डैश को हमने जब मल्टीप्लाई किया, हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, तो इसका मतलब ए इंटू आई अप टू ए इंटू आई, मतलब 2005 तक ये चलता ही जाएगा। वही चीज़ हमने ये यहाँ पे लिखी, बाकी तो आई हो गया, आई का मतलब बाकी तो 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू आई है 1, ए हमें दे किसके इक्वल रखा था, 1 1 0 1 के, और ये तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है ना, ये तो पी इंटू पी डैश का था। ए ये रहा, ए का स्क्वायर फिर से वही चीज़ आ गई इसके इक्वल, ए का क्यूब इसके इक्वल, करता करता ए की पावर 2025 ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ याद रख लेना कि ए अगर हमें दे रखे 1101, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब क्या होगा। और ऐसे हमने लेक्चर 2 में ही आई थिंक क्वेश्चंस किए, एंड में ही 2-3 क्वेश्चंस कर रखे हैं ना ऐसे, तो यह याद रख लेना, इसकी सीक्वेंस अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें पी दे रखा है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, उसके बाद एक्स जो है हमें किसके इक्वल दे रखा है, एन वाई एक्स वाई जेड के इक्वल दे रखा है, प्लस में हमें ये 0 0 0 दे रखा है। एक ये दे रखा है कि पी डैश किसके इक्वल है, 2p प्लस आई के, और हमें पी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पी डैश इज इक्वल्स टू 2p प्लस आई को उठाया, दोनों को ट्रांसपोज किया, वही ट्रांसपोज के सारे फॉर्मूले यूज़ किए हमने, ठीक है। एंड क्या किया हमने यहाँ पे, देखो ये ट्रांसपोज किया, उसके बाद हमें पी डैश की जो वैल्यू थी वो ये थी ना, उसको हमने यहाँ पे पुट किया, एंड देन फिर करते करते लास्ट में ये देखो पूरा सॉल्यूशन मैंने आप यहाँ पे करके दे रखा है आपको। एंड फिर p किसके इक्वल आ गया, माइनस आई के, p माइनस आई के इक्वल आ गया। एंड जब आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस एक्स। ये एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एक x का साइन है, तो पी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स के, यानी इसका तो कोई रोल था ही नहीं बेसिकली देखा जाए, ठीक है। तो कभी यार कोई चीज़ हमें ऐसी फालतू में दे रखी होती है बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए, या इससे हम कोई और मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। आप ट्राई करना है इसे किसी और मेथड से करने के लिए जिसमें x का यूज़ हो रहा हो, बट जो हमने ये सॉल्व किया इसके अंदर x का कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ए दे रखा है आपको 1201, पी दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्यू किसके इक्वल है, पी डैश ए पी के इक्वल है। आपको वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की पावर है 2020 पी डैश। अब इसे खुद कर लोगे, ये जो दे रखा है अगेन हमने इसको वैसे खोला, फिर मल्टीप्लाई किया, जो पी दे रखा था पी डैश को भी किया, पी इंटू पी डैश करने पे हमें वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, सब चीज़ें सेम है, सब सेम है। अब उसके अंदर क्या हो रहा था, वही मैं कह रही हूँ ना, आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ए अगर ये दे रखा है तो ए स्क्वायर, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है। बट अगर आप क्या चल रहे हो, आप ऐसे सीक्वेंस में चल रहे हो, लाइन वाइज चल रहे हो, तो ये देखो आपको इस केस में कैसे पैटर्न बन रहा है, तो मतलब ये पैटर्न आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। बाकी आप खुद सॉल्व भी कर लेना, ये तो मैंने आपको लेक्चर 2 के एंड में ऐसे 2-3 क्वेश्चंस करवाया ना, बस वही तो कर रखे हैं। अब ए ये है तो ए स्क्वायर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। अब इसको ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी ए से, ए क्यूब बनेगा, फिर ये आएगा, ऐसे करता करता ये यहाँ तक वैल्यू मिलेगी। बस आपको देखना है कि इनका सम ही मिलता जा रहा है ना, तो बेसिकली ये कुछ उसी फॉर्म में बनेगा। क्योंकि क्या होगा ना कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी जो वैल्यूज़ होंगी। आगे देखते हैं सम स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे सबसे पहला है इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इंडिपेंडेंट है। कब है, देखो इसमें भी ना डिटरमिनेंट का जो है सारा लॉजिक यूज़ हो रहा है। अगर आपका ए जो है वो आई के इक्वल है तो आप ए स्क्वायर कर लो, ए क्यूब कर लो, वो आपको मिलेगा ए, यानी बेसिकली वो आपको आई मिलने वाला है। एंड ये यहाँ पे उसकी डेरिवेशन करके दे रखी है। एक चीज़ यहाँ पे याद करने वाली ये है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी आई एम में, वो या तो 0 होगी या तो वो 1 होगी। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसे पढ़ लेना, बट हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको ये अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में करने वाले हैं इसके। और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होते हैं, अगर ए स्क्वायर देखो आपका आई के इक्वल है, ठीक है, इस केस में ये होता है वो आई के इक्वल होता है, तो मैट्रिक्स को तब हम बोलेंगे आई एम जब उसका जो स्क्वायर रूट होगा आई एम का, यानी आइडेंटिटी जैसे जो भी होगी उसमें,
तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमें क्या दे रहा होगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स दे रहा होगा। तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो 1 और -1। स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें +-1 ही तो देता है, बेसिकली वही तो चीज़ है ये यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये इसकी डेरिवेशन दे रखी है ये सारी, ये देख लेते हैं। नील पॉन्टन मैट्रिक्स क्या होता है, ये कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे देखो क्या होता है, अगर ए एम मैंने कहा ए की पावर m 0 के इक्वल है, लेकिन अगर ए की पावर m-1 लेती हूँ तो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिया, अगर ए का जो ऑर्डर है वो 3 × 3 है, तो यानी ए की पावर जो 3 हो गया बेसिकली। जैसे मैंने आपको ये लेक्चर 1 में बताया था कि अगर मैं आई को आइडेंटिटी में बताया था 3 × 3, या आई को 3, या आई को ऐसे ऐसे करके लिख रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आई को 3 में लिखा, तो I3 0 है, लेकिन I2 को 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 2 × 2 है, यानी A2 0 हो सकता है, A1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसा पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसको हम तभी बोल सकते हैं जब a की पावर k+1 किसके इक्वल आ जाए, a के, और k आपका यहाँ पे पीरियोडिक में होता है। देन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो a का जो ट्रांसपोज होता है, ये यहाँ पे A1 है, ये B1 है, ये C1 है, जो यहाँ पे कट चुकी हैं ये चीज़ें। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, सॉरी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी OM लिखा हुआ है ना, ऑर्थोगोनल है ये, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये भी या तो 1 होएगा या तो ये -1 होगा। इसमें क्या आ रहा था, इसमें भी यही था इनवॉलेंट्री में, इसमें भी वो चीज़ वही है। अब a × a' किसके इक्वल होगा, a' a के, यानी वो i के इक्वल होगा, एंड i के इक्वल होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे सेम आएगी। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई। उसके बाद है ये कुछ क्वेश्चंस, ये है डेरिवेशन, सॉरी ये है यहाँ पे डेरिवेशन। अब इसमें देखो इसकी क्या दे रखी है, हमें डेरिवेशन दे रखी है। इसका क्या मतलब है कि ये a है, b है, ये c है, यानी इसमें क्या होता है कि वो उसका जो सम होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। देखो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हुई हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 के इक्वल, इसका जो 2 वाला पार्ट होता है वो भी 1 के, इसका 3 पार्ट वो भी 1 के इक्वल होना चाहिए। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन, मतलब देखो इसमें हम ले लेते हैं, जैसे ये और ये, इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, इनका जो सम होएगा 0 के इक्वल आ रहा है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और क्या होगा इसमें कि जो हमारे ये चीज़ें दे रखी थी, ये तीनों किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आप देखो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है ना, a' किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यानी ये चीज़ें 1 होगी, इसके आसपास की 0 होने वाली हैं। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंड इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या है, a' को i के इक्वल, यानी पहले आपने उसका ट्रांसपोज को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तब आपका i आया। और इसमें जो हमने ऊपर डेरिवेशन कर रखी है, ये डेरिवेशन है जब आपने पहले a को उसके a' से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लेके आए, मतलब दोनों तरीके से आपको यहाँ पे ऊपर नीचे डेरिवेशन दे रखी हैं। ठीक है, एंड इसमें यही चीज़ बता रखी है कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर 1 होगा, मतलब इन सभी के सम 1 होगा। एंड ए बी का लेंगे, बी सी का लेंगे, ए सी का लेंगे, वो सभी 0 होंगे। इसी बेसिस पे एक ये क्वेश्चन भी है। एंड इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद, ठीक है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने के लिए। बाकी मैं हिंट देती हूँ इसे कैसे को सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या करना है, इनका जो हम सम रखेंगे, तो इनका जो जैसे a1 का स्क्वायर ले रहे थे, b1 का स्क्वायर ले रहे थे, c1 का स्क्वायर ले रहे थे, 1 के इक्वल डाल रहे थे इंडिविजुअली। बट अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है, सभी का सम करना है, फिर इनका, फिर इधर से इनका लेना है, उनको 0 के इक्वल डालना है। तो बेसिकली आपको कुछ भी करके इसे 1 आपका डायगोनल पे रहेगा, एंड आपका कुछ ऐसे आइडेंटिटी में रहेगा, इसे ऐसे करके सॉल्व करके ABC x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना। ठीक है, बाकी एक बार ट्राई करना सॉल्व करने की, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। मैं ऐसे और भी क्वेश्चन अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन आपको दूंगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, नॉट इन दिस। चलो इधर देखते हैं आगे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स।
कुछ डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है, आई थिंक 2 में बताया मैंने, ठीक है। एंड देखो क्या है कि अगर के ए है तो हम के ए का डिटरमिनेंट पूछा गया तो के की पावर एन को हम बाहर निकाल के ए का ले लेंगे। ए बी दे रखा है तो ए का अलग और बी का अलग करेंगे। ए बी सी का दे रखा है तो ए बी सी का अलग करेंगे। ये चीज़ मैंने पहले भी लिखी थी कि ये इसके इक्वल नहीं होता। अगर ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट लेना है तो पहले डिटरमिनेंट लेने के बाद का स्क्वायर, ये भी चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ये बताई हुई है। ये तीनों ए बी ज़ीरो के इक्वल है तो उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। यहाँ पे ए ज़ीरो के इक्वल हो, बी ज़ीरो के इक्वल हो, ऐसी चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद करने वाली है ये है कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो हमने यहाँ से ए कॉमन ले लिया और हमने लिखा बी माइनस सी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मैंने लिखा ए बी माइनस सी ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, हम यहाँ से ए अब कॉमन नहीं ले सकते, हम यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले ही नहीं सकते। अच्छा, ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो यहाँ नॉट इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ नॉट इक्वल लिख दूँगी फिर तो मतलब ये चीज़ सही होगी ना। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर ए की जो पोजीशन है वो दूसरे चीज़ पे भी सेम है तो वो अगर हमने आगे निकाल दी उसे, ठीक है, बट आपने क्या किया, यहाँ पे वो सेम था इसलिए हमने आगे लिख दिया, बट यहाँ पे ए आगे है इधर पीछे है और हम फिर ए कॉमन ले रहे हैं, फिर वो चीज़ गलत है। वो चीज़ पॉसिबल, मतलब ये इक्वल पॉसिबल नहीं है। यहाँ ऊपर क्रॉस लिख दिया ना हमने, और ए बी, और मैंने ये बोला था कि अगर मान लो इसको मैं यहाँ नॉट इक्वल का साइन लगा देती तो ऊपर टिक होगा, क्योंकि नीचे बता तो दिया कि नॉट इक्वल है, फिर तो ये बात सही होगी। ओके, इसमें देखो, इसमें भी वही चीज़ है। अब बी की पोजीशन यहाँ पे दोनों में पीछे थी तो हमने बी कॉमन ले लिया, वो चीज़ हमारी परफेक्टली वैलिड है। अब इस केस में क्या था, इस केस में परफेक्टली वैलिड कब है, जब ये जो बी होगा वो हमारा कहाँ आएगा, पीछे आएगा। इसमें बी क्या दे रखा था, हमें पीछे दे रखा था ना, और हमने बी लगा कर दिया, बी हमने आगे कॉमन लेके फिर ए माइनस सी कर लिया, फिर वो चीज़ गलत है। बी अगर पीछे है तो बी को पीछे ही हम कॉमन लेंगे, बाकी जो रेस्ट चीज़ बच गई उसे हम आगे लिख देंगे। इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो हम एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 4 पॉइंट है, इसे ध्यान रख लेना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करने वाला। और कौन से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं पी एंड क्यू। पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज एंड पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर पी। पी इज़ नॉट इक्वल्स टू क्यू, फाइंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी क्यूब किसके इक्वल है, क्यू क्यूब की, ठीक है, क्योंकि माइनस दे रखा है ना तो आप उसको इक्वल तो रख ही सकते हो। और पी स्क्वायर क्यू किसके इक्वल दे रखा है, क्यू स्क्वायर पी के इक्वल दे रखा है। यानी बेसिकली आप इसे कैसे लिख सकते हो, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब दे रखा है और पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर पी दे रखा है, आप इसे माइनस क्यू स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिख लो, और यहाँ पे भी मान लो ये ज़ीरो के इक्वल है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर लो। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही 4 लॉजिक को ध्यान में रखते हुए इन्हें सॉल्व करना है। उसके बाद तीनों का डिटरमिनेंट लेके, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पुट करके, क्योंकि हमसे डिटरमिनेंट के बारे में पूछा गया है बट हमें ये चीज़ मेंशन करनी है, क्योंकि देखो हमने जब इसे सॉल्व किया ना हमारे यहाँ से निकला p माइनस क्यू, बट हमने ये बोलना है कि p क्यू के इक्वल है, p क्यू के इक्वल नहीं है। तो p क्यू के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट होगा, ये पक्की बात है, ये तो ज़ीरो नहीं होएगा, ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो फिर ये चीज़ लिखो कि ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया तो यहाँ से p तो q के इक्वल आ जाएगा, बट वो चीज़ तो हमें क्वेश्चन में मना कर रखी है। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट ही ज़ीरो के इक्वल होगा, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रखी थी, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही आ गई, ठीक है। तो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 3। आई होप आपको पार्ट 3 में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो भी मैंने अभी तक मैट्रिक्स के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एंड समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई रियली नीड योर सपोर्ट, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ, तो बस इसलिए। एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे ट्यून फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने मैट्रिक्स की बहुत वीडियो बनाने होते, टेक्निकल इशू की वजह से हमारा पार्ट 2 बीच में ही कट हो गया था, इसलिए हमें पार्ट 3 दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और भी आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। छोटा ही चैप्टर है और 2-3 रिकॉर्डिंग में ख़त्म नहीं हो जाने वाला है, ठीक है। चलो बाय।